नमस्कार। कशिश न्यूज़ की खास श्रृंखला माननीय मंत्री जी की हम एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को नया स्वरूप मिला है और उस नए स्वरूप में एक महती भूमिका में हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री रामकृपाल यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामकृपाल यादव जी हमारे खास। बहुत धन्यवाद। तो रामकृपाल यादव जी, एक कहें संयोग है कि ये पिछले जो सरकार का स्वरूप था उसमें आप किसानों को किस तरह से सहूलियत हो इस भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। अब किसानों के फसल के बाद उनकी आमदनी कैसे बेहतर हो इस भूमिका में आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस भूमिका को? मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पहले भी जो दायित्व था किसानों के लिए था, खेती के लिए था, और इस बार भी जुड़ा हुआ विभाग मिला सहकारिता। वो भी किसानों के हित की बात करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो उसकी बात करता है, रोजी रोजगार मिले उसकी बात करता है, और काम प्रारंभ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि सहकारिता विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, और सहकारिता लोगों को जोड़ने का है। तो हमने प्लान किया है अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके, ये सहकारिता विभाग जिस ऊंचाई तक है उस ऊंचाई से और ले जाने का, आगे ले जाने का हम एक प्लान करें। और मुझे विश्वास है कि सब लोगों का सहयोग लेकर के हम सहकारिता को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और किसानों के हित में जितना बन सकेगा हम मदद करेंगे। प्रधानमंत्री का भी सपना है, वो भी साकार करना है। किसानों की आमदनी जो बढ़ी है उसे और बढ़ाना है। आप खुद कह रहे हैं कि विभाग जिस ऊंचाई पर है उसे हम और बुलंदियों पर ले जाएंगे। तो हम एक बार समझना चाहेंगे कि आपको विभाग किस स्थिति में मिला है। विभाग स्थिति ठीक है, और काम करने की ज़रूरत है विभाग को और आगे ले जाने के लिए। तो मैंने बैठक ली थी, अपने अधिकारियों का प्लान किया है अधिकारियों के साथ बैठ करके, और थोड़ा वक्त लगेगा मगर हमारी कोशिश है कि सहकारिता विभाग के माध्यम से जितना बन सकता है लोगों के हित में काम करें, किसानों के हित में काम करें, वो करेंगे। किस तरह से किसान अक्सर इस समस्या का सामना करते हैं कि तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की चुनौतियां उनके फसल की बिक्री को लेकर, बाज़ार तक पहुंचने को लेकर, और सिर्फ सरकारी बाज़ार ही एक विकल्प रह जाए, दूसरी जगह जाएं तो उनका शोषण हो जाता है। इसका समाधान किस तरह से देख रहे हैं? ये किसान पैक्स के माध्यम से जुड़ा हुआ संस्था है, और हमको लगता है 1 करोड़ से अधिक लोग पैक्स के माध्यम से जुड़े हैं, और जो धान की अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति का मुख्य रोल है पैक्स का। अब तो माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार ने पैक्स को और मजबूतीकरण करने के लिए कई काम लेने का निर्णय लिया है। CSC सेंटर, और बाद में पेट्रोल आउटलेट, पेट्रोल का आउटलेट, खाद का आउटलेट वगैरह वगैरह बहुत सारा प्लान है। भारत सरकार ने निर्णय ले लिया और धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करना है हम लोगों को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान मेहनत के साथ उत्पादन करते हैं और उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है, शोषण दोहन होता है, उससे बचाना है। तो कोऑपरेटिव संस्था उसके माध्यम से उनका बचाव होगा, और हो भी रहा है। उनके मेहनत का उत्पादन करने की क्षमता बढ़े, उत्पादकता बढ़े इसमें, और उचित मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मुझे भरोसा है सभी अपने जो हमारे कर्मचारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग मिलकर करेंगे, किसानों का सहयोग लेंगे। पैक्स के किसानों को आर्थिक मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि वो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तभी ना बिहार को अगर विकसित बनाना है, बिहार को अगर, भारत को अगर विकसित बनाना है, तो जब तक विकसित किसान नहीं होगा तब तक विकसित बिहार नहीं होगा, विकसित भारत नहीं होगा। 63% आबादी है बिहार में, खेती और किसानी पर निर्भरता है। तो इतनी बड़ी लोगों का जुड़ाव है, तो उसमें तो लोगों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, और हर संभव प्रयास
बिहार की सरकार और भारत की सरकार संयुक्त रूप से कर रही है। माननीय मोदी जी, पहले नीतीश जी थे, अब सम्राट जी, सब लोग चिंता कर रहे हैं और उसके प्रयास के प्रतिफल निकल कर आ रहे हैं। किसान को खुशहाल जीवन हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। एनडीए की टीम चिंता कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों को आश्वस्त रहना चाहिए कि जो अधिप्राप्ति का लक्ष्य है उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। एक रैयत किसान और एक गैर रैयत किसान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो उत्पादन करता है, उसके सभी पूरे उत्पादन का पैक्स के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया जाए और सही समय पर उसका मूल्य का भुगतान कर दिया जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसको लेकर सिस्टम कितना स्मूथली काम कर रहा है? देखिए, कई बातों का आपने जिक्र किया है, तो उन सब चीज़ों का स्टडी मैं कर रहा हूँ। चूँकि बहुत हाल में ही इस विभाग का कार्यभार मैंने लिया है, तो जब स्टडी कर लेंगे और उसके रेमेडी क्या हो सकते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाएगा ताकि हमारा किसान डिस्करेज नहीं हो। किसान बेचारा डिस्करेज हो जाएगा तो अन्नदाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो अपने लिए उत्पादन करते ही हैं। हमारा जो उत्पादक सामान है, उत्पादन करते हैं, हमारे यहाँ ख़ास तौर पर बेसफेट है, ये तकारी सब्जी है। सब्जी तकारी का ज़्यादा काम कोऑपरेटिव के माध्यम, बेसफेट के माध्यम से होता है। तो बिहार का तकारी हर थाली में पहुँचे, इसके लिए प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि बिहार का व्यंजन हम चाहते हैं देश के हर थाली तक पहुँचे। तो उसी सपने को साकार करने के लिए सहकारिता के माध्यम से तकारी उत्पादकों को जितनी अधिक मदद दी जा सकती है देने का काम करेंगे, ताकि हमारा जो किसानों का मेहनत है वो मेहनत सफल हो और उनके मेहनत का उचित दाम मिल जाए, ये काम करेंगे और यही दायित्व भी है हमारा। बिल्कुल। रामकृपाल जी, आपसे बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ये व्यक्तिगत सहूलियत है कि सवाल भी हम आपसे और जवाब भी आपसे ले सकते हैं, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले तक आप किसानों के साथ मुखातिब हुआ करते थे कि किस तरह से वो काम करें ताकि बेहतर उत्पाद प्राप्त करें। तो उनकी समस्या आप भली भांति जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अब उनकी समस्या के समाधान करने में एक नई भूमिका में हैं। तो इस चेन को आप किस तरह से और मजबूत करेंगे कि किसान से जुड़ाव और उनके उत्पादों के उचित मूल्य से जुड़ाव, दोनों से आपका जुड़ाव है? तो क्या चुनौती है और क्या समाधान है? मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी जारी रहेगा, लगातार किसानों के बीच में जाएं। पहले भी हमारा जो विभाग था, हालांकि 5 महीने से भी कम रहे हैं हम, इंटरेक्ट करते थे उनसे सीधा जी। उनकी समस्या उनसे मिलकर जानना, तब जाकर के हमको लगता है कि सलूशन निकल पाएगा। समस्या भी जानेंगे और निदान का क्या उपाय हो सकता है उसका सुझाव भी लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये कोऑपरेटिव कई सेक्टर में काम कर रहा है, इसके बैंक भी हैं, कई चीज़ हैं इसके जी। कोऑपरेटिव फेडरेशन, हाउसिंग भी फेडरेशन के रूप में अब तो हालांकि बहुत जो कारगर नहीं है, तो विभिन्न क्षेत्रों में ये काम करता रहा है। तो कुछ अच्छा कुछ ख़राब जो होता रहा है उसको दुरुस्त करना है और कोऑपरेटिव विभाग के इमेज को आगे बढ़ाना है। जनता के मन में जो भाव रहता है, एक भाव है, हम जानते हैं, और यही अधिकारियों को भी मैंने साफ साफ कहा है, भाई इस इमेज को से बाहर निकलवाइए और कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाइए। हम सब लोग मिलकर के ये दायित्व का निर्वहन करेंगे तभी हो पाएगा। बिल्कुल, एक बड़ी आबादी है, उसे बेहतर सपोर्ट मिल पाएगा। हम बातचीत को जारी रखेंगे। समय एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हमारे साथ माननीय मंत्री जी कार्यक्रम में रामकृपाल यादव बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। माननीय मंत्री जी श्रृंखला में हमारे साथ आज मौजूद हैं सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव जी। उनसे हम बातचीत कर रहे थे। रामकृपाल यादव जी, शिकायतों का निपटारा ससमय हो जाए, ये एक बहुत ही बड़ा लोड
जो विभाग पर होता है वो लोड कम हो जाएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकारी अमला ये प्रयास कर रहा है कि 30 दिन में शिकायतों का निपटारा हो जाए। ये आपके विभाग में भी पूरी तरह से लागू हो, इसके लिए पहल होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्णय है, जिस निर्णय के साथ हम सब लोग हैं खड़े हैं। उन्होंने सब लोगों से मीटिंग भी ली थी और सब लोगों को कहा है कि समय सीमा के अंतर्गत शिकायतों का निपटारा करना। यहाँ हालांकि आप खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, सीसीटीवी लगा है, हर डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक अलग से सेल खोल दिया है जिसको खुद देख रहे हैं, देखते रहेंगे। तो इससे बड़ा असर होने वाला है। कोई स्केप नहीं कर सकता है, चाहे कोई मंत्री हो या कोई अधिकारी हो, तो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी का स्वयं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा सिस्टम को उन्होंने लागू किया है और अच्छा प्रयास है। नहीं तो शिकायत होती थी, पड़ा हुआ है 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बड़ा बदलाव का एक बड़ा स्वरूप निकल के आएगा बदलाव का। बिहार के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत ही बदलाव आएगा और जब काम होगा तो सबको फायदा होने वाला है। संतोष का भाव जगेगा। सरकार बड़े भाव से लोगों ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी है, जिसके मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। तो बहुत ही गंभीरता के साथ सब चीज़ों पर, क्योंकि उनका अनुभव लंबा है, तो उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलने वाला है और बिहार की जनता को भी मिलने वाला है। बीते कुछ सालों में स्टोरेज के मामले पे काफ़ी काम हुआ है, कई गोदाम बने हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन स्थापित हो रहा है, तो उसमें और सुधार की आवश्यकता है। ये आप भी महसूस करते होंगे जब किसानों से बातचीत करते होंगे। निश्चित तौर पर तो अब क्या करेंगे उसके लिए? एक बड़ी समस्या है ये। किसानों के जो उत्पादन होता है कोई स्टोरेज नहीं रहने की वजह से औने पौने रेट में मजबूर है बाजार में बेचने का। बिचौलिए उसका लाभ उठाते हैं और ये सरकार का ये प्रयास है। सिंचाई विभाग, कृषि विभाग में भी और सहकारिता का तो काम करता ही है, स्टोरेज बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना। तो उसमें हम चाहेंगे कि इसमें अधिक से अधिक लोग, उसके लिए अनुदान भी मिलता है, सहकारिता विभाग देती है अनुदान, कृषि विभाग भी देता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बने, ब्लॉक लेवल तक बने। हम तो चाहेंगे पंचायत लेवल तक बने, ताकि किसानों का दोहन कोई नहीं कर सके और उचित दाम उनके मेहनत का मिल सके। ये बहुत बड़ा प्रयास होगा हमारा इस क्षेत्र में। लोगों के लिए प्रयास जारी रहेगा। कोऑपरेटिव सेंटर के माध्यम से लोग ज़्यादा इस काम को कर पाते हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। भुगतान की कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि आपका अनाज गोदाम पहुंचा, उसके सिस्टम पे चढ़ा कि इतना अनाज पहुंचा है और 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। हम भी उसी सिस्टम के तहत काम करेंगे। ये भुगतान तो होना ही चाहिए समय पर, और सरकार की नीति यही है। तो सरकार इन चीज़ों पर विचार करेगी कि किसानों को और कैसे, तो मान लिया क्या उनके खेत का सामान लेने उनके पास पूंजी पखार बहुत रहता नहीं है, वो तो किसी से ब्याज लेकर के, कर्ज लेकर के, ब्याज दे करके अपना कर्ज लेते हैं। तो अगर उनको उचित समय पर अगर भुगतान हो जाएगा तो कर्ज दे पाएंगे, वो निपटारा होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, परेशानी नहीं होगी। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी हम सब लोग प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राशन वितरण की जब बात करते हैं तो वो भी एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है, क्या उस पर भी कुछ फोकस है? भारत सरकार का ये योजना है राशन देना, और राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि भारत सरकार की योजनाओं को अच्छे ढंग से हम इम्प्लीमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं। अभी खाद्य आपूर्ति मंत्री भाई अशोक चौधरी जी हैं, सीजनड हैं, काफ़ी लंबे समय से वो मंत्री रहे हैं, अनुभव है उनका, विभिन्न विभागों का अनुभव है। अब उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो बुजुर्ग होंगे 80 साल के, उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। एक अच्छा निर्णय है।
तो निश्चित तौर पर सही समय पर सही तौल के माध्यम से लोगों तक सामग्री पहुँचे, इसका ख्याल सरकार रखी है और रखेगी आगे भी। एक चीज़ और पता चला है कि अब मंत्रियों को भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कैबिनेट की बैठक में अपना प्रेजेंटेशन उन्हें खुद देना पड़ रहा है, कैसा अनुभव है? नहीं, तो अच्छी बात है ये। अधिकारी पहले प्रेजेंटेशन प्रस्ताव का या जो एजेंडा हुआ करता था, अब खुद से करेंगे। कॉम्पिटेंट हैं हमारे मिनिस्टर्स जितने भी हैं, तो अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है। पिछले कैबिनेट की बैठक में इसकी शुरुआत भी हो गई। लागू नहीं होगा, लागू हो गया, बड़ा बढ़िया है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मंत्रियों का और अच्छी शुरुआत होगी और सारी जानकारी भी अपडेट मिल जाएगा। हाँ, स्टडी करेंगे बोलने से पहले अधिकारियों के साथ बैठ करके, तो सारी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगा। इस एजेंडा के तहत कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी बातें हैं, तो बढ़िया निर्णय मुख्यमंत्री जी का है। विभाग जो कामकाज करता है वो तो अपने हिसाब से करता रहता है, लेकिन विभाग के साथ जो भी मंत्री जुड़ते हैं वो अपना अनुभव लाते हैं और उस अनुभव से विभाग के कामकाज में सुधार लाते हैं। बिल्कुल। तो आपने समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है? कई चीज़ों पर जो समीक्षा बैठक की और प्रेजेंटेशन जो दिखाया गया कई क्षेत्रों का, तो उसमें हम कहा है कि गति लाइए, काम करिए और हमसे जितना सहयोग हो सकता है आप लीजिए, मगर काम तो अधिकारियों को ही करना है। तो सभी अधिकारी हमारे अच्छे हैं और मुझे भरोसा है कि सरकार की जो सोच है उसके अनुकूल हमारे अधिकारी काम करेंगे और जनता को अधिक से अधिक राहत पहुंचे, किसानों को राहत पहुंचे, उसके लिए प्रयास करेंगे। कोऑपरेटिव की सरकारी व्यवस्था किस तरह से सुचारू और सुदृढ़ तरीके से किसानों के सहयोग में काम करता रहे, इस पर हमने बातचीत की। एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ी सियासी और थोड़ी सामाजिक बात हम रामकृपाल यादव जी से करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे माननीय मंत्री जी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव जी। हमने विभागीय और सरकारी बातचीत कर ली, थोड़ी सामाजिक और सियासी बात कर लेते हैं। सामाजिक बात सबसे पहले कि हम संकट के दौर में मुश्किलों में न घिर जाएं, इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अपील की है। तो उस अपील में आपकी क्या भूमिका है और आप उस अपील को आगे किस तरह से जनता को जागरूक करने में प्रयासरत हैं? युद्ध हो रहा है, खाड़ी युद्ध हो रहा है। संकट भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और इस संकट से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि आप कम से कम तेल खपत करिए, घर से बैठ के काम कीजिए। और हम सब लोगों ने, देशवासियों ने इसको इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दिया है। गाड़ियों की काफिला कम हो गई, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब का हो या केंद्र के मंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों या देश के कोई मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या अधिकारी हों, सब लोगों ने इसको सलाह को माना है। अब आपने हमसे पूछा तो मैं कल से मेरे साथ 3 गाड़ियाँ चलती हैं। एक पुलिस का जो सुरक्षा का स्क्वाड रहता है वो, और 2 गाड़ी मेरे साथ, एक स्टाफ के लिए, पीए और भी के लिए, मेरे लिए। मैंने गाड़ियों की संख्या कल से ही कम कर दी। बाहर जाएंगे तो स्क्वाड का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ सिर्फ 1 गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। और कल से मैंने इसको इम्प्लीमेंट, कल मैं गया था सचिवालय या अपने क्षेत्रों में गया था सार्वजनिक फंक्शन में, तो 1 गाड़ी से ही मैं गया। सब लोग प्रयास करेंगे तो संकट अभी जो भविष्य में आने वाला है, पता नहीं युद्ध कब तक चलने वाला है, तो हम सब लोग तैयार हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। तेल की कभी कमी तो नहीं है और अनवरत ऐसा चलेगा तो स्टॉक तो कुछ दिन निकला है, फिर और भी संकट होगा। हम सब लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तेल बचत करना है। मैं भी अपील करता हूं अपनी जनता से कि प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है उसको आत्मसात करिए और कम से कम तेल खपत करिए, ज़रूरत के हिसाब से जाइए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है
कि आप सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, या फिर ये जो हवाई गाड़ी है उसका इस्तेमाल करिए। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। सप्ताह में एक दिन कोई एक गाड़ी में जो चढ़ते हैं उससे भी नहीं चढ़ेंगे, और वही जो आम लोग जो चढ़ते हैं बस पर, ऑटो पर, या हवाई जिसको बोलते हैं उस पर, या फिर मोटरसाइकिल पर। आज मैं मोटरसाइकिल से ज़्यादा जाता हूँ तो पहले से ही ये सब काम करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक शक्ति, विश्व शक्ति बनाने के नाम पर सत्ता में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब दुर्दिन देखना पड़ रहा है, देश की दुर्गति हो रही है, इसलिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और लोगों पर सारा बोझ डाला जा रहा है। विपक्ष चिल्ला रहा है, चूंकि चिल्लाते रहें, देश दुर्दिन में नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी इनके चट्टे बट्टे के हाथ में जब सत्ता थी तो दुर्दिन में था, लूटा जा रहा था देश, खजाना खाली था। इनके जो खाली किए हुए खजाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आर्थिक प्रबंधन मजबूत है, देश कोई संकट से नहीं आने वाला है, हर तरह से मजबूत है हमारा देश। और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार अपने मंत्री सभी लोगों को लेकर के उचित निर्णय अपने अपने विभाग में काम लोग कर रहे हैं, और देश हमारा मजबूत था, है और रहेगा। एक अभी चुनाव परिणाम आया है जिसमें आरजेडी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईवीएम के माध्यम से एनडीए ने शासन चुराया है, सत्ता की चोरी की है। अगर बैलेट से चुनाव होता तो हम आज भी सत्ता में रहते। वो जीत जाते तो बैलेट पेपर, ईवीएम ठीक था, हार गए तो बैलेट पेपर बहाना भी हार का स्वीकारो भाई। बुरी तरह से हारे हैं आप, मंथन करिए, चिंतन करिए, प्रयास करिए। काहे के लिए छाती पीट रहे हैं? कुछ होने वाला है 5 साल तक। एक सीट पर कल परिणाम बताइए ना, तो उछल रहे हैं ये। एक सीट पर एमएलसी का एक चुनाव हुआ, जीत गए तो उत्साहित हो रहे हैं। अरे वो तो एनडीए का उम्मीदवार था, पारिवारिक कलह की वजह से हार गया, वो आपसी कलह था, मगर फिर भी जीत को स्वीकारते हैं। जीते हुए प्रत्याशी को बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। यही होना भी चाहिए, हार को भी स्वीकारिए, जीत को भी स्वीकारिए। मगर हमारे तेजस्वी जिस हार को स्वीकारते ही नहीं, स्वीकारना चाहिए, फिर मेहनत करना चाहिए। चलिए, हम कामना करते हैं कि जिस तरह से आप अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं, आप सरकार में अपनी भूमिका पर भी उतना ही ध्यान देंगे और आप सेहतमंद बने रहें, विभाग सेहतमंद बना रहे, सरकार सेहतमंद रहे और किसानों की सेहत में भी आर्थिक और सामाजिक सुधार हो, ये हम कामना करते हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को। माननीय मंत्री जी के श्रृंखला में रामकृपाल यादव जी की बातचीत के साथ फिलहाल हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में एक और माननीय के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।